आज के क्लास में हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वित्त आयोग। ये जो हम वित्त आयोग देखेंगे ये है क्या? देखिए, जहां भी हम बात करते हैं फाइनेंस यानी कि पैसे की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे, वो जो सारी चीजें हैं जो आर्थिक को कंट्रोल करती हैं, आर्थिक से इकोनॉमिक्स से जुड़ी हैं, वो चीजें हमारी आती है फाइनेंस। ओके, लेकिन फिर हम देखेंगे कि ये हमारा कमीशन है। ओके, कमीशन यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कमीशन होता है, तो जिसके साथ ये अटैच हो जाएगा, यानी कि फाइनेंस कमीशन, यानी कि ये जो कमीशन है, जो भी हमारे फाइनेंस हैं, वित्त हैं, रेवेन्यू है, पैसा है, ठीक है, इन सबों को जो कंट्रोल करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उससे पैसा बांटेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटों जो जितने हमारे राज्य हैं उनके बीच में कैसे पैसे का बंटवारा होगा। ठीक है, इन सबों का ये कमीशन क्या करती है, स्टडी करती है। ठीक है, और स्टडी करने का बहुत बड़ा इनके पास 4-5 पैरामीटर्स हैं। तो उस पे स्टडी करती है। जैसे मान लीजिए कि वर्टिकल डेवोल्यूशन करना है इनको, तो एक एक 41% ये दे देंगे, सेंटर स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसमें देखेंगे कि किस स्टेट को दें सबसे अधिक। जैसे मान लीजिए कि अभी है 28 स्टेट हैं, उन 28 स्टेट में सबसे अधिक यदि गवर्नमेंट का पैसा आता है तो वो उत्तर प्रदेश को आता है। ठीक है, वो 17.9 यानी कि अप्रोक्स 18% हमारा जो टैक्स बढ़ता है स्टेटों के बीच में, उसका 18% यूपी को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि आप देखें कि जो फार्मूला है 16 फाइनेंस कमीशन का, इनकम डिस्टेंस पे, पॉपुलेशन पे, एरिया पे, ठीक है, तो ये सब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इन सबों में ज्यादा ऑक्युपाई करता है। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजों हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये फाइनेंस कमीशन क्या है ना, किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है। ओके, तो उन सभी को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, और साथ ही जो भी हमारे चेयरमैन बने हैं फाइनेंस कमीशन के, फर्स्ट से लेके 16 तो फाइनेंस कमीशन का, उन्हीं सभी को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, नमस्कार। आज के क्लास में ये हमारा रहेगा फाइनेंस कमीशन। इनका जो प्री और प्लस मेंस अप्रोच है, प्री यानी कि जिस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारे फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं, फैक्ट पे बेस्ड ऑन होते हैं। ठीक है, तथ्य पे रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम प्री ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे। ओके, सेकेंड, यदि कोई क्लास, यदि आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी का या पीसीएस एग्जामिनेशन का, तो उसमें 250 वर्ड्स के फाइनेंस कमीशन के को लेकर एक क्वेश्चन आएगा। उसमें आपको 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा आंसर। तो उसका मैं एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा। वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप उसको देख के आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उन्हीं सभी को फाइनेंस कमीशन से जो एसोसिएटेड है उनको स्टडी किया गया है। स्टडी करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक, जो पॉलिटी आती है, और घटना चक्र की जो बुक आती है, उनसे भी एमसीक्यू स्टडी किया गया है। एक सार बनाया गया है, जिस्ट बनाया गया है, और उन सभी चीजों को इस क्लास में इंक्लूड किया गया है। ये जो मेरी क्लास होगी, ये समान रूप से जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, और साथ ही साथ जो भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपका लेखपाल हो गया, एचईओ हो गया, ठीक है, वीडियो हो गया, तो ये सभी एग्जाम के लिए यदि उसमें जीएस क्वेश्चन में पॉलिटी का सेगमेंट है, तो वहां से फाइनेंस कमीशन के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम इसको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस फाइनेंस कमीशन है। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसका मतलब होता है वित्त आयोग। ये आप देखेंगे कि आपसे ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये फाइनेंस कमीशन जो है ना, ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए, यदि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के माध्यम से जो है, जो भी कमीशन बना है, यदि उसका एक आर्टिकल है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। तो जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये फाइनेंस कमीशन किसमें मेंशन है भाई? ये है आर्टिकल आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ये जितने हमारे संविधान के 22 पार्ट्स हैं, है ना, तो 22 पार्ट्स में, ठीक है, ये कहाँ पे आता है? तो आप देखेंगे कि इसका जो है पार्ट 12, है ना,
यानी कि पार्ट 12 में आपके फाइनेंस कमीशन है। वेरी गुड, ठीक है। ये करता क्या है? फाइनेंस कमीशन है, हम इसको देख लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में हमारा है, पार्ट 12 में है। ओके, लेकिन ये फाइनेंस कमीशन काम क्या करता है? ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये इसका काम है एक्ट एज, ठीक है, बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंसिंग विल ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। यानी कि वित्तीय जो संघवाद है उसको ये बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। ये चक्का है, एक तरीके से बैलेंसिंग करने वाला है चक्का है कि जो भी हमारा वित्तीय संघवाद है उसको मेंटेन करता है। मतलब ये है कि जो भी हमारे पास टैक्स इकट्ठा होंगे, वो चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे कोई भी टैक्स के माध्यम से जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इकट्ठा होता है ना, तो उसको सेंटर में कितना रखना है और उसको स्टेट को कितना देना है। जैसे अभी क्या है कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है उसमें हम देखते हैं कि 41% ये हमारा वर्टिकल वर्टिकल डेवोल्यूशन है, ठीक है। यानी कि 41% वर्टिकल डेवोल्यूशन है, ये हमारा किसको चला जाता है? ये हमारा स्टेट को कितने मिलेगा? 41%, ठीक है। और सेंटर को कितना मिलेगा? सेंटर को मिलेगा 100 में से 41% माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 49%, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल। अब देखिए जो 41% हमारा पूरे स्टेट को मिल गया, यानी कि मान लीजिए कि 100 रुपये टोटल हमारा भारत सरकार के पास टोटल बैलेंस है, ठीक है, टैक्स है। यदि 100 रुपये का पूरा टैक्स मिला है तो उसमें से 41 रुपये हमारा स्टेटों को बढ़ जाएंगे, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको बढ़ जाएंगे, और जो 49 रुपये है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। समझ में आ गया आपको? ओके। अब देखिए ये जो 41 रुपये हैं, ये क्या करेंगे कि ये 41 रुपये, फिर ये तो आपका वर्टिकल हो गया ना, ये आपका वर्टिकल डेवोल्यूशन हो गया। लेकिन जो 41 रुपये मिले हैं स्टेट्स को मिले हैं जो, वो 41 रुपये क्या हो जाएंगे? ये स्टेटों के बीच में बढ़ जाएंगे, अमंग स्टेट्स, ठीक है, अमंग स्टेट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेटों के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जेंटल डिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब जो डिसाइड कि कितना परसेंट हम सेंटर को रहेगा, कितना परसेंट स्टेट्स को चले जाएंगे, वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, इन सारी चीजों को, ठीक है, मेंटेन करने का काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्या काम करता है ये जो है, जो हमारे इसको लिख देते हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हमारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा की है ना, ये सभी जीएसटी आ गया है। ओके, तो इसमें क्या है कि पूरा टैक्स आ गया, इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो किसी भी स्टेट के जो एम्प्लॉय है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कोई राज्य कर्मचारी हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी पैसा तो कमा रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स किसको पे कर रहे हैं? स्टेट को कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हैं? तो देखिए इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और वो कहाँ चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो क्या आप यूपी की स्टेट के कर्मचारी हैं, लेकिन पेमेंट टैक्स किसको पे कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो जो टैक्स है उसी सब का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टेटों के बीच में होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए जो फाइनेंस कमीशन है ये क्या करता है? रिपोर्ट देता है। ये क्या करेगा? स्टडी करेगा, स्टेट को स्टडी करेगा, स्टेट का कितना इनकम डिस्टेंस है, यानी कि आर्थिक दूरी कितनी है, लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक है, दूसरा राज्य कितना कमा रहा है, ठीक है, और दूसरा राज्य दूसरा राज्य है वो कितना कम कमा रहा है, उन दोनों में कितना गैप है, उसको स्टडी करेगा। कितनी जनसंख्या है एक राज्य की, दूसरे राज्य की क्या जनसंख्या है, उसको स्टडी करेगा। एरिया कितना, क्षेत्र किस किस राज्य का है, किस किस राज्य में हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, इकोलॉजी है, ठीक है। फिर हमारा कितना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उन सबों को स्टडी होगा। फिर साथ ही साथ
ये देखा जाएगा कि कौन स्टेट, हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन सारे पैरामीटर को देखने के बाद फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या होता है, ये किसको सौंपती है? प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को देगी ये। तो उसके बाद जब ये पार्लियामेंट, ये जो इनका जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को देगी, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखवाएंगे। और जब रखवाएंगे तो इनका जो रिपोर्ट है ना, वो सिर्फ हमारा एडवाइजरी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एडवाइजरी, यानी कि बस ये सुझाव होता है। ऐसा नहीं है कि इनका जो रिपोर्ट आएगा और वो बाइंडिंग होगा, नहीं। ये क्या होता है? नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग इन नेचर। समझ में आ गया आपको? ओके। ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जो हमारी स्टडी फाइनेंस कमीशन ने किया है, रिपोर्ट तैयार किया है, उसको हम सही से माने या न माने। ओके। लेकिन इनका रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो ये रिपोर्ट देते हैं, सरकार उसको मानती है, और ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिकमेंडेशन, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी लेके आती है, ठीक है। ये समझ गए आप? तो ये हमारा फाइनेंस कमीशन था, इसके बारे में समझे हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, जो फाइनेंस कमीशन है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेरी गुड, संवैधानिक पद है हमारा, पता है मुझे, ठीक है। ये हमारा, आप देखेंगे कि ये क्वासी, यानी कि अर्ध जुडिशियल बॉडी है, यानी कि अर्ध न्यायिक हमारी ये शक्ति है, हमारी बॉडी है, संस्था है, अर्ध न्यायिक। अब आप कहेंगे कि सर ये क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है? देखिए, क्वासी जुडिशियल मतलब कि आधा, क्वासी मतलब आधा हो जाएगा, जुडिशियल यानी कि जो न्यायिक होती है ना, न्यायिक संस्था, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो वो सब हमारे जुडिशियल होंगे। तो यदि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसको बचाने के लिए रिट दाखिल कर, आप रिट इशू कर सकती है, ठीक है। तो वो हमारा जुडिशियल हो गया है। ओके। ओके। लेकिन जुडिशियल में ऐसा नहीं कि बस फंडामेंटल राइट को लेके, आप देखेंगे कि जो भी हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, स्टेट सेंटर के बीच में जो डिस्प्यूट चलते हैं, है ना, उसको भी जाके आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एपिलेट जुरिस्डिक्शन की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि जुडिशरी सिस्टम में सारी चीजों को देखता है, यानी सबका माँ बाप यही है। जो प्रॉब्लम सॉल्व यदि कोई आदमी नहीं कर पाता है, तो उसको जुडिशरी सिस्टम में सॉल्व कर पाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन फाइनेंस कमीशन है, इसको हम क्वासी जुडिशियली बॉडी बोलते हैं। तो देखिए, जब क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, यानी कि अर्ध न्यायिक बॉडी बोलते हैं, संस्था बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये फाइनेंस जो कमीशन है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे, है ना, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, या स्टेटों के बीच में, है ना, तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए टैक्स को लेके, है ना, तो कोई क्या करेगा, कोई स्टेट बोलेगा, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक हमारा टैक्स मिलता है, सरकार देती है, ठीक है, अप्रोक्स 18%। वहीं पे केरला जाके बोल सकता है फाइनेंस कमीशन को कि आप ये बताइए, मैं क्या कर रहा हूँ कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जीडीपी ग्रोथ देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वहीं पे देखिए, उत्तर प्रदेश है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है, जबकि वो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा हमारे हो रहे हैं। तो आप उनको ज़्यादा टैक्स क्यों अलॉट कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जब चीज़ें जो डिस्प्यूट होती है, उसको कौन देखेगा? उसको लेके वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केरल नहीं जा सकता, बल्कि जो फाइनेंस का डिस्प्यूट है, उसको लेके केरला चाहे कोई भी स्टेट, वो पहले फाइनेंस कमीशन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन उस पर एक डिसीजन लेगा, वो डिसीजन आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आप उस डिसीजन को नहीं मानते हैं, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा कि इस पे निर्णय हमें क्या लेना है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही हमारे बाइंडिंग इन नेचर होगा। इसलिए इसको फाइनेंस कमीशन को हम क्वासी जुडिशियल बॉडी ही बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब देखिए, तो
आप ये क्वासी जुडिशियल बॉडी समझ गए। ओके, देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, ये आपको पता है। साथ ही साथ क्या है कि इसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं। देखिए ये जो हमारा है, एक तो फैक्ट है आपके पास कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका संविधान में आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जिसका संविधान जब लिखा गया उस समय किसी आर्टिकल में वो चीजें मेंशन नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, कोई एक्ट बना के, है ना, कोई कोई एक्ट बना के किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक्ट बनाया और उसके बाद वो कमीशन बनाया हो, तो वो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, आपको पता होगा, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये हमारा आप संविधान में देखेंगे तो जितने भी आर्टिकल आप देख लेंगे, कहीं भी आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का टॉपिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संविधान लिखते समय इस चीज की कल्पना नहीं की गई थी, इसलिए वो चीजें मेंशन नहीं है। लेकिन जब ह्यूमन राइट की बात होती है, तो हमें जब रियलाइज हुआ कि नहीं, ह्यूमन जो आदमी है उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, तब हमने क्या किया कि ह्यूमन राइट एक्ट लेके आए, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, एक बिल लेके आया। बिल विधेयक हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट का उस पर साइन हुआ, हमारा एक्ट बना, तब हमारा एनएचआरसी कंस्टिट्यूट हुआ। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट कोई एक्ट बना के अपने जरूरत के अनुसार कोई चीज लाती है, तो वो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। आप कहेंगे कि सर ये फाइनेंस कमीशन है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फिर क्या जरूरत है इसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी कह रहे हैं? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी है, बिल्कुल। स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 आया, ठीक है, यानी कि एफ से फाइनेंस, कमीशन, सी से कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, 1951, 1951 हमारा क्या एक्ट आया। और जब एक्ट, अब एक्ट आया है तो एक्ट कौन लेके आया? पार्लियामेंट लेके आया है। एक्ट आया तो इसने क्या किया कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसको इसने पावर दिया, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि जब आप देखते हैं आर्टिकल 280 3 में आप देखेंगे कि आपका जो बी है ना, डबल बी या सी, ठीक है, उसमें देखेंगे कि जो हमारे पंचायत और म्युनिसिपालिटीज को फंड देने की जो बात हो रही है, वो हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे मिला है, यानी कि पार्लियामेंट में बिल पास होकर उसको पावर दी गई है, ठीक है। इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो सिंपल पूछेगा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है। लेकिन मेंस में जब आप लिखेंगे तो आपको इन टॉपिकों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये मेन पॉइंट है कि किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, ये क्या काम करता है, ठीक है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका रिपोर्ट जो देगा वो हमारा बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, ये हमारा क्वासी जुडिशियल जुडिशियल बॉडी है कि नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, इन सब सारी चीजों को आप देखेंगे। ओके, ठीक है। ये तो ब्रीफ में आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब जब हम देखेंगे कि ये आर्टिकल आर्टिकल 280 में, संविधान के आर्टिकल 280 में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है फाइनेंस फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ओके। लेकिन फाइनेंस कमीशन लिखा गया है, हमें ये जानना है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे, तो वो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? 4 और मेंबर होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? कौन करेगा? वो जो 4 लोग और ये जो चेयरमैन होंगे, ये किन लोगों को बनाया जाता है, कैसे लोगों को बनाया जाता है, ठीक है, इन सबों को हम देखेंगे। तो फाइनेंस कमीशन का सिर्फ एक आर्टिकल है 280, इसमें क्लॉज करके 1 2 3 ऐसे करके दिया गया है। जिस प्रकार आप देखेंगे, जैसे आपको बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है ना, वो हमारा सिंपल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, है ना। इसी 51A में हम देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और टोटल हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11, ठीक है। तो जिस तरीके से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ एक आर्टिकल 51A में ही समाहित किया गया है, उसी प्रकार आपका फाइनेंस कमीशन ये 280 में है, लेकिन उसमें क्लॉज डिवाइड कर करके इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आर्टिकल आर्टिकल 280 तो हो गया, ओके। इसका क्लॉज 1 में क्या मेंशन है?
ठीक है। ओके। इसमें मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। एक तो ये है कि हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, कंस्टिट्यूट किया जाता है, फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है। ये समझ में आ गया। लेकिन आप एक और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये 280 क्लॉज 1 में ये मेंशन है कि जैसे ही हमारा संविधान लागू होगा तो 2 साल के अंदर फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूट हमारा प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ओके। तो मान लीजिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हो गया, इनेक्टेड हो गया, तो क्या हुआ कि हम देखते हैं कि 2 साल के अंदर 1951 में 1 साल के अंदर ही हमारा फाइनेंस कमीशन एक्ट बना 1951A, फिर हमारा वो फाइनेंस कमीशन बन गया। ओके। लेकिन जब अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और फाइनेंस कमीशन भी इंप्लीमेंट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि जनरली हम देखेंगे कि हर 5 साल पे हम फाइनेंस जो कमीशन है हमारा क्या होता है, कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ये 5 साल या अर्लियर, जिस तरीके से गवर्नमेंट को जो आसान लगे, यदि सरकार की इच्छा हो कि पहले ही गठित कर दें हम, तो पहले भी कर सकती है, लेकिन जनरली 5 year पे ही गठन होना है। ओके, ठीक। ये जो फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट साहब गठन करेंगे, तो इस फाइनेंस कमीशन में, एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन, इसमें क्या करेंगे, विद चेयरमैन, एक हमारे चेयरमैन होंगे, एक चेयरमैन, ठीक है, और प्लस हमारे मेंबर कितने होंगे, मेंबर्स होंगे कितने, 4 मेंबर्स। ठीक है, समझिए एकदम आसान से, आसान भाषा में आपको पूरा समझा रहा हूं कि आपके पूरे दिमाग में ये छप जाए। तो जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन को किसने बनाया, कंस्टिट्यूट किया, प्रेसिडेंट साहब ने। तो फाइनेंस कमीशन बस ऐसे तो बन नहीं गया, फाइनेंस कमीशन में कुछ मेंबरों को भी करना पड़ेगा ना। तो हाँ, तो कौन कौन से मेंबर रहेंगे आपके, एक हमारे चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर होंगे, यानी कि टोटल देखेंगे तो 5 मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए 5 मेंबर, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो हमारे चेयरमैन होते हैं साहब, ये चेयरमैन साहब, इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, पब्लिक अफेयर्स में, है ना, हैविंग एक्सपीरियंस, हैविंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, ओके, ये हो जाएंगे। ये जो 4 मेंबर हैं, चेयरमैन को छोड़ के जो 4 मेंबर हैं, तो उसमें क्या होने चाहिए कि ये एक हाई कोर्ट के हमारे जज होने चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे फाइनेंस, फाइनेंस, अकाउंट, अकाउंट, ठीक है, या इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक के जो हमारे ज्ञाता लोग हैं, है ना, ये इनको भी ये प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कि एक चेयरमैन रहेंगे, एक मेंबर रहेंगे, तो उनमें क्या है कि ये कन्वेंशन है कि हमारे पब्लिक अफेयर के जो हमारे एक्सपर्ट रहेंगे वो हमारे चेयरमैन बन जाएंगे, और 4 जो अदर मेंबर होंगे वो हमारे हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, जो क्वालिफिकेशन रख रहे हो, फाइनेंस में अच्छी नॉलेज हो, अकाउंट में अच्छी नॉलेज हो, और हमारे इकोनॉमिक्स में अच्छी नॉलेज है। जैसे फर्स्ट हमारे फाइनेंस कमीशन आप देखेंगे तो हमारे केसी नियोगी साहब थे, और अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन है 2026 से लेकर 2031 तक जिनका टेन्योर है, अरविंद पंगाड़िया साहब। ठीक है, तो इनको 2023 में क्या किया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया है, 16वां वाला। ठीक है, ओके, उसको भी हम पढ़ेंगे। अभी आप देखिए, तो ये आर्टिकल 280 क्लॉज 1 का आपने इस तरीके से देखा है। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 क्लॉज सेकेंड। ठीक है, ये क्या कहता है, 280 क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन मेथड ऑफ मेंबर क्या होना चाहिए। समझ में आ गया। यानी कि देखिए, ये जो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर को, और जनरली इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये जो चेयरमैन किनको बनना है, मेंबर कौन कौन बनेंगे, वो तो हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है,
और न ही सिर्फ हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, बल्कि कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट 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 डिसाइड डिसाइड क्या डिसाइड करेगी भैया? कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। ठीक है, एंड सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन मेथड मेथड फॉर मेंबर्स। समझ में आ गया? यानी कि जिनको अपॉइंट करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे प्रेसिडेंट, तो जिनको करेंगे उन लोगों का चुनाव कौन करेगा? तो उन लोगों का चुनाव हमारा पार्लियामेंट करेगा, है ना? तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन मेंबरों की होनी चाहिए, है ना? सिलेक्शन मेथड क्या होना चाहिए, सब काम कौन करेगा? ये पार्लियामेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो बस उनको अपॉइंट कर देंगे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल 280 क्लॉज 3। अब आर्टिकल 280 क्लॉज 3 में क्या है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। अब आप देख लीजिए कि 281 में देखे आप कि प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति महोदय फाइनेंस कमीशन को गठित करेंगे, कर दिए। तो उनके जो मेंबर हैं उनका सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे कि ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 3 क्या करता है? कहता है कि ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो वित्तीय आयोग है उसकी ड्यूटी क्या क्या है ना? टू मेक रिकमेंडेशन, सुझाव देना भाई, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो हमारा रिकमेंडेशन करेंगे फाइनेंस कमीशन, तो वो रिकमेंडेशन किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखवाते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन है वो हमारा किस में है? 283। 3 का मतलब ये आप समझिएगा, ये क्लॉज क्लॉज 3 है ना? तो इसमें ड्यूटी की बात होगी। ओके, ठीक है। अब ये ड्यूटी होगी भैया प्रेसिडेंट को लिए। ठीक है, किस किस बातों पे? प्रेसिडेंट ऑन किन किन बातों पे? पहला, टैक्स डेवोल्यूशन। किस पे? टैक्स डिवोल्यूशन, यानी टैक्स का बंटवारों को लेकर बात होगी। किससे किसके बीच में? दो जगह बात होगी। एक हमारा हो जाएगा वर्टिकल वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, और एक हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। जो वर्टिकल जो होगा, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, ये हमारा सेंटर सेंटर और स्टेट के बीच में होगा। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है आपको हम इतना दे दिए। जैसे मान लीजिए कि अभी के तौर पे क्या है, अभी क्या है, 16वां फाइनेंस कमीशन जो अरविंद पंगाड़िया भी है, ठीक है, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि ठीक है भैया आप एक काम कीजिए कि आप 41% ही दीजिए, 41%। ओके, हॉरिजेंटल में क्या होता है कि जो हमारा 41% स्टेट को मिल गया, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन एमंग एमंग कहाँ भैया? स्टेट्स। जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं उन सबों में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, ओके। पहले क्या था कि आप देखिए कि जब हमारे 14वां फाइनेंस कमीशन 2015 से 20 तक जिनका टेन्योर था, वाईवी रेड्डी साहब थे चेयरमैन। उन्होंने कहा था कि जो हमारा टैक्स है ना, टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन डिवोल्यूशन जो है वो हमारा 42% होना चाहिए। तो टैक्स का डिवोल्यूशन 42% था, लेकिन हम देखते हैं कि 2020 में 19-20 में जब हमारा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर हम जो था वो हमारा यूटी बना, तब हमारा क्या हो गया, ये जम्मू कश्मीर का बंटवारा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब बने, तब उसमें कहा गया कि जो 1% है, 1% उनके डेवलपमेंट के लिए हम देंगे। ओके, तो यानी कि 42 में से 1% वहां चला गया और बचा क्या? 41%, और वही 41% अभी भी चल रहा है। ये समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये आपका वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल यानी कि राज्यों के बीच में जो सरकार दी है, राज्यों के लिए अलॉट जो कर दी,
है ना, वो तो वर्टिकल हो गया। और जो राज्यों के लिए कर दी, अब उसका राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो हो जाएगी वो आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 283 बी में क्या है। इसमें कहता है कि जो ग्रांट्स इन एड है, ठीक है, ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप। जो ग्रांट्स है, ग्रांट्स इन एड, एड, ग्रांट्स इन एड, ठीक है, ऑफ रिसोर्सेस, ऑफ रिसोर्सेस या रेवेन्यू कीजिए, ऑफ रेवेन्यू, ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ये जो राज्यों को जो हम ग्रांट इन एड देते हैं, जैसे आप सुनेंगे कि बिहार सरकार को 50,000 करोड़ मिल गए, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को जो ग्रांट इन एड देते हैं कम इंटरेस्ट पे, ठीक है, जो देती हैं, तो वो चीज कहाँ से आती है, वो हमारा आता है आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जो संचित निधि है भारत सरकार का उसमें, और आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मैं लिखता हूँ आर्टिकल 266। 266 जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 267 है, वो हमारा कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है। ओके, ठीक। लेकिन आप देखेंगे जो ग्रांट्स इन एड है, इसका भी एक आर्टिकल है। ये किस आर्टिकल्स के माध्यम से ग्रांट इन एड मिलेगा, तो वो मिलता है हमारा हमारा आर्टिकल, ठीक है, 275, ठीक है। एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि यानी कि जो भी सरकार फाइनेंस कमीशन के लिए कहा गया है, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में मेंशन है कि जो भी राज्य सरकारों को ग्रांट दिया जाएगा, वो ग्रांट कहाँ से लिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें बी में फिर एक बी है ना, डबल बी है। डबल बी का मतलब ये है कि अब आप देखिए इंटरेस्टिंग है कि जो भी हमारे मेजर्स लिए जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत, मेजरमेंट्स फॉर पंचायत, है ना, ये पंचायत के लिए याद रखिएगा, ये पंचायत के लिए। तो ये जो हमारा होगा, जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से ग्रांट इन एड फॉर पंचायत, वो कहां से लिया जाएगा, वो लिया जाएगा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य सरकारों का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, वहां से इसको लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मेड बाय, मेड बाय फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप फाइनेंस कमीशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये फाइनेंस कमीशन स्टेट कैसे हो गया। भाई साहब सबके फाइनेंस कमीशन होते हैं, ठीक है, वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि पंचायत में कितना पैसा देना है कितना पैसा नहीं देना है, ठीक है, तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड हमारे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करेगा, बल्कि उस स्टेट भी अपना एक फाइनेंस कमीशन गठित करेगी, वहां के गवर्नर उसको गठित करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगी और पंचायत को पैसा जाएगा। यही चीजें हैं, ये हमारे कब ऐड किया गया, ये जो हमारे पहले नहीं था, इसको 73rd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमें इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ओके, और आप देखेंगे कि जो हमारा जो आप बात कर रहे हैं ना कि फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट ये किस आर्टिकल में है, तो आप देखेंगे कि हमारा आर्टिकल, आर्टिकल 243, 243 आई में इसका मेंशन है। इसमें क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है।
ये याद रखिएगा। ओके, ठीक। फिर हम देखेंगे सी। सी में क्या है कि जो हमारे मेजर्स फॉर पंचायत हुआ है, तो यहाँ पे है मेजर्स फॉर म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये जो हमारे अब म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात आएंगी, और इसके लिए भी जो हमारा पैसा आएगा वो भी हमारा कहाँ से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट आएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इससे पंचायत को मिल गया। तो आपको पता है कि जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज है, ये हमारा किस में है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। जो हमारा शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल 11-12 है ना, उसमें आप ये देखिए, ठीक है। और ये जो हमारा इसके जो कंसोलिडेटेड फंड फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन है म्युनिसिपैलिटीज का लिए, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल में देखेंगे, आर्टिकल 243 तो होगा ही, इसमें हम वाई कर देंगे, और इसमें क्या है हम देखेंगे, ये हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन है म्युनिसिपैलिटीज के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा आएगा डी। डी में क्या है कि एनी अदर फाइनेंस मैटर रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट कोई भी फाइनेंस को लेके रिफर करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या आएगा, फाइनेंस कमीशन को मानना पड़ेगा। यानी कि एनी अदर फाइनेंस मैटर रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट। भाई देखिए, एक चीज समझिए, यदि प्रेसिडेंट ने कंस्टिट्यूट किया है फाइनेंस कमीशन को, तो किसी भी मैटर पे, यदि फाइनेंशियली किसी भी मैटर पे यदि वो किसी डिसीजन लेना चाहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो उसमें फाइनेंस कमीशन उनकी बात मानेगा, क्योंकि उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हमारा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 284। 284 में क्या है, देखिए 284 में है, ये क्लियरली इसमें मेंशन है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, ये आपसे मतलब फाइनेंस कमीशन कमीशन वो क्या करता है, डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, इट्स प्रोसीजर, है ना। यानी कि आयोग प्रक्रिया तय करता है कि किस तरीके से हम काम करने चाहिए, क्या प्रक्रिया होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। समझ में आ गया, ये चीजें हैं, ठीक है। ओके, फिर आप देखेंगे, इसमें यह कहा गया है कि जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन कन्फर सिविल कोर्ट लाइक पावर, लाइक पावर, ठीक है। यानी कि संसद क्या करेगा, शक्तियां प्रदान कर सकती है। पहली बात आप समझिए, दो चीजें हैं, अब याद, एक तो फाइनेंस कमीशन, एक हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट, जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं, उनकी नियुक्ति और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा, तो वो हमारा पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। कंस्टिट्यूट कौन करेंगे, वो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, ये तो समझ गए आप। लेकिन जो फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरीके से काम करेगा, प्रोसीजर, है ना, वो चीजें फाइनेंस कमीशन खुद डिसाइड करेगा। उसके काम करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसमें पार्लियामेंट का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यानी कि जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो आपका फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट क्या है कि उसको शक्तियां प्रदान कर सकती है। देखिए, ये पार्लियामेंट ने ही इसको क्वासी जुडिशियली जो पावर है, उस पार्लियामेंट ही दिया है। तभी कोई भी डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में, या स्टेटों के बीच में जो भी हमारा टैक्स को लेकर डिस्प्यूट होता है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश हमारा फाइनेंस कमीशन करता है। तो वो जो रिजॉल्व करने की शक्ति मिली है फाइनेंस कमीशन को, वो कहाँ से मिला, वो पार्लियामेंट से मिला है, ठीक है। ओके, तो देखिए, ये जो था, इतने ही आर्टिकल 280 है। इसी में जो हमारे क्लॉज, सब क्लॉज में जो डिवाइडेड है,
यही 280 में सब कुछ क्लियरली सब कुछ आपको बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पार्लियामेंट क्या करेगा, कितने मेंबर होंगे, चेयरमैन का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो मेंबर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, ठीक है, कितने साल तक बन सकते हैं, वर्टिकल क्या है, हॉरिजेंटल क्या है, जो स्टेटों को ग्रांट इन एड मिलता है तो वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है, पंचायतों को जो मिलेगा तो उसके लिए कौन देगा, स्टेट का फाइनेंस कमीशन देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का देगा, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज का देखेंगे, उसको भी देख लेंगे आप, ठीक है, और इनका जो प्रोसीजर है वो काम करने का वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये पार्लियामेंट इनको कैसी पावर देती है। तो ये आर्टिकल 280 में सब कुछ आपको इंक्लूड कर दिया गया है, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट कमीशन बने अब तक, है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। आपको पता है कि आर्टिकल 280 और क्लॉज 1 में लिखा है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो उसके 2 साल के अंदर फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाए। तो हमारे फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 आया और वहां से हमारा फाइनेंस कमीशन का काम प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है। ओके, अब देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन, है ना, ये कब बना भाई, आपको पता है 1951 में बना। किसके माध्यम से बना, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 से बन गया, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, है ना, चेयरमैन चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है ये हमारा केसी नियोग नियोई, ठीक है, ये केसी नियोई थे, ये हमारे चेयरमैन थे पहला, ठीक है। ओके, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वहां से पूछेगा भी नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछेगा कि करेंट से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो आप आ जाइए 14th, जो 14th फाइनेंस कमीशन था, है ना, इसका टेन्योर कितना था, 2015 से लेके 2020 तक इसका टेन्योर था। वेरी गुड, समझ में आ गया। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे वाई वी रेड्डी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी तो हमारा 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, आप मुझे 14th फाइनेंस कमीशन क्यों पढ़ा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो 42% 41% का जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं ये यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्यों, जब हमारा 14वां फाइनेंस कमीशन 2015 से लेकर 2020 तक चल रही थी तो मोदी गवर्नमेंट थी, तो उस समय जीएसटी की बात चल रही थी और जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। तो उस जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ तो उससे पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि स्टेटों को वर्टिकल जो हमारा डिवोल्यूशन था वो सिर्फ 32% था। लेकिन वाईबी रेड्डी ने कहा कि ऐसा है कि जो टैक्स डेवोल्यूशन होना चाहिए, लेसन, ये कितना होना चाहिए, 32 से बढ़ा के इन्होंने क्या किया 42% तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो किसने किया था ये, यही किए थे, ठीक है। यानी कि जो वाईबी रेड्डी थे, वाईबी रेड्डी ने क्या किया कि 32% से बढ़ा के 42% तक इन्होंने कराया था, ठीक है। ओके, अब देखेंगे कि जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन बना, वो 15th फाइनेंस कमीशन बना, ये हमारा 2021 से लेके 2026 तक, ठीक है, ये है। तो इसके जो हमारे चेयरमैन थे ये हमारे थे एनके सिंह, एनके सिंह, समझ में आ गया, एनके सिंह। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब जो डेवोल्यूशन की बात हो रही है इसको इन्होंने 41% कर दिया, ओके। और जो 42 का 1% था ये वाला, ये हमारा 1% ये चला गया जम्मू जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए, समझ में आ गया आपको, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है हम उसको आप देख लिए, ओके, कि हमारा कौन था, केसी नियोई साहब थे, ठीक है। उसके बाद आप 14 देखें क्योंकि बीच में जो है वो उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो 14 देख लिए। 14 का मतलब यह है कि 42% किए थे और इसमें हमारे रेड्डी साहब थे, ओके। फिर 15th फाइनेंस कमीशन, वहां पे देखेंगे कि जो 42% मिल रहा था उसको एनके सिंह साहब ने 41% कर दिया और 1% था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए अलॉट कर दिया गया, ये कमीशन रिकमेंड की, ठीक है। अभी का जो देखेंगे कि अभी जो चल रहा है हमारा 2026 में, ये हमारा 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ओके। और इसका जो टेन्योर है वो चलेगा
2026 से लेके 2031 तक। और आप देखिए सब 5-5 साल के लिए चल रहा है। ओके, ठीक है। इसके जो चेयरमैन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा इनका नाम, ये कौन होंगे? अरविंद अरविंद पनागारिया। ठीक है, अरविंद पनागारिया। ठीक है, इनका इन्होंने भी क्या कहा है, कहा है कि ठीक है, जो एनके सिंह वाली फाइनेंस कमीशन है, यदि वो बोलती है कि 41% दिया जाना चाहिए स्टेटों का टैक्स डेवल्यूएशन वर्टिकल, तो मैं भी कहता हूँ कि ठीक है 41% ही देना चाहिए। ओके, ये जो है, जो कमीशन बनी है ना, ये कमीशन हमारी कब बनी, कंस्टिट्यूट कब हुई? तो हमारा कंस्टिट्यूटेड इन 2023। ओके, यानी कि 16वां फाइनेंस कमीशन है, वो हमारा 2023 में कंस्टिट्यूट किया गया। अब मैं पूछूंगा कि बताइए किनके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाएगा ये? तो आपको पता है कि ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वही इनको कंस्टिट्यूट करेंगे, वही इनको बनाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी रखेंगे, और ये भी, और एक ये भी पहला। ठीक है, ये कौन कौन से हमारे चेयरमैन थे, इनके बारे में आप बताइए, और क्या मेजर रोल इनका था ये बताइए। तो जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसको आप स्किप करेंगे, नहीं, आपको हर एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ओके, तभी आप मेंस की जो राइटिंग है उसमें अच्छे से इस सीक्वेंस वाइज आप उसको, इसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, आप उसको एनालिसिस करके आप लिख पाएंगे। ओके, ठीक। अब देखिए, ये समझने के बाद जनरली मैं यूज कर रहा हूं कि वर्टिकल डेवोल्यूशन एंड हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, आपको बता रहा था मैं कि ये क्या है ना। ये जो वर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बारे में बात कर रहा हूं, इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। आइए समझते हैं। देखिए, चलिए, देखिए, एक हमारा वर्टिकल वर्टिकल डेवोल्यूशन, ठीक है, वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हमारा 41% है, 41%, है ना। ये हमारा रिटेन फ्रॉम 15 टू 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, यानी कि जो 15वां रिकमेंड किया था 41%, यही हमारा 16वें में भी इम्प्लीमेंट है। 41% यानी कि 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 41 रुपए हमारे चले जाएंगे स्टेट को, और 49 रुपए हमारे चले जाएंगे किसको? ठीक है, 59% है ना। तो हमारा 59% जो ये बचा, हमारा 59% है ना, वो चला जाएगा हमारा किसको? सेंटर को। ठीक है, यदि पीछे यदि कोई मिस्टेक कर दिया हूं मैं, 49% तो वो नहीं, ये हमारा 59, क्योंकि जोड़ने के बाद हमारा 100 आना चाहिए ना। ठीक है, तो हमारा 41% तो चला गया स्टेट को, सरकार दे दी, और अपने पास क्या रख ली? 59%, यानी कि 100 रुपए है, टैक्स आया है 100 रुपए, तो 59 रुपए सरकार अपने पास रख लेगी, क्योंकि उसके पास नेशनल सिक्योरिटी देखना है, ठीक है, डिफेंस देखना है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री देखनी है, बहुत सारी चीजें उसको, एक्सटर्नल अफेयर देखना है, तो उसके लिए बजट अपने पास रखेगी। लेकिन 41% दे देती है स्टेटों को, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया। अब देखिए, इंटरेस्टिंग है, ये जो हमारा 41% आया है ना, इसको से करते हैं, ये 41% जो स्टेट को मिला है, इसी 41% में हमारा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसी में से, और ये कहाँ होगा? अमंग स्टेट्स, यानी कि राज्यों के बीच में। अब हमारे कितने स्टेट हैं भाई? 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे 41 रुपए जो आए हैं, वो 41% या 41 रुपए, समझ जिस तरह से समझिए आप, तो वो हमारा 41 क्या होगा कि पूरे राज्यों में बटेंगे। ओके, अब पूरे राज्यों में बटेंगे, तो इन राज्यों में बटने का भी आधार है। ऐसे नहीं है कि 41 रुपीज आया, उसको डिवाइड कर देंगे 28 से, और जितना नियर अबाउट आ रहा है चीजें आप उसको कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये किस पे है? हाँ, तो उसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला है। ठीक है, कि हॉरिजेंटल जो डिवोल्यूशन होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? अभी हमारा जो 16th फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला,
फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले पे ही हमारा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होगा, पैसा 28 राज्यों में बटेंगे। कैसे? देखिए, अब इसको आप समझिएगा। पहला, ये फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस यानी कि एक आय कमाने में कितना, आय में कितनी दूरी है। एक राज्य की मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपये है, महाराष्ट्र के मान लीजिए कि 1 लाख रुपए हैं, तो एक जगह एक राज्य का एक आदमी 10,000 एक साल में कमा रहा है और दूसरे राज्य में एक आदमी 1 लाख कमा रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा गैप है ना, तो वो हमारा इनकम डिस्टेंस हो गया। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कहता है कि ठीक है, हम पॉपुलेशन भी देखेंगे कि किस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन पे कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, उस पे भी आपको परसेंटेज डिसाइडेड है। फिर हम देखेंगे कि हमारा एरिया क्या है, यानी एक राज्य छोटा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, या एक राज्य जो बहुत बड़ा है उसको मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो राज्य बहुत बड़ा होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो राज्य छोटे मीन साइज होंगे एरिया में उनको कम पैसा मिलेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद ये करता है कि भैया देखिए, आपको एरिया पे तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन आप कितना जंगल आपके पास है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी पे भी इन्होंने डिसाइड किया है कि उसके बेसिस पे भी ये हमारा एलोकेशन होगा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में। ठीक है। फिर हमारा आपके पास जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक, 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 ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है ना, इस पे भी पैसा मिलेगा। ओके। और उसके बाद इन्होंने पॉइंट रखा कि कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी यानी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इन्होंने जो 16 फाइनेंस कमीशन फार्मूला अरविंद पंगाड़िया साहब ने दिया है, जो 2026 से 31 तक चलेगा, 2031 तक चलेगा, तो उसमें ने क्या किया इन्होंने कि 6 पैरामीटर इन्होंने दिया है ना। इन पैरामीटर पे क्या होगा कि पैसा जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा स्टेटों के बीच में। इस पे इन्होंने क्या किया कि जो इनकम डिस्टेंस है उसका इन्होंने रखा कि 42.5% रखेंगे, है ना। पॉपुलेशन पे कितना रखेंगे, ये हमारा 15% रखेंगे। बहुत बढ़िया। एरिया पे कितना रखेंगे, एरिया पे भी हम ये 15% रख रहे हैं। ओके, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे ये हमारा 10% रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे ये हमारा 12.5% रख रहे हैं। ठीक है। और जो जीडीपी है इस पे भी हमारा 10% रख रहे हैं। ठीक है। ओके, यानी कि देखिए, इसमें क्या होगा कि इनकम डिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो पॉइंट आएंगे, जितने नंबर रहेंगे, तो उस आधार पे ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। आप ठीक है, बस इस तरीके से इसको याद रखिएगा। ओके, ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये सब पॉइंट आप कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो अभी सबसे अधिक ना शेयर जो किसको मिलता है, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को क्या है, शेयर जो है, हाईएस्ट शेयर, हाईएस्ट शेयर मिलता है। और वो कितना मिलता है, 17.9%। ठीक है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को मिलता है। ओके, तो अब तक आपने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश, फिर हमारा 16 जो फाइनेंस कमीशन है अरविंद पंगाड़िया का, 2026 से 31 चलेगा, उनका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूले हैं उसको आपने देखा। हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन क्या है उसको समझा आपने। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या है ये आपने समझा, 41% अभी चल रहा है। ठीक है। फिर हमारे कौन कौन से फाइनेंस कमीशन थे, अरविंद पंगाड़िया, उनसे पहले हमारे एन के सिंह, फिर उनसे पहले हमारे वाई बी रेड्डी, फिर सबसे पहले हमारे कैसिन योगी, ये सब देखे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि जो आर्टिकल 280 है, तो 280 को हम आर्टिकल 1, 280 क्लॉज 1, 280 क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 करके हम पूरा एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने की हम लोग कोशिश किए हैं। ठीक है। इसके बाद जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है एक, कि फाइनेंस कमीशन है ना क्या है, किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, किस आर्टिकल में, किस पार्ट में है, ये सब चीजें हम लोग समझे हैं। ये जो मैं आपको पढ़ाया हूँ यहीं से प्री में क्वेश्चन फंसेंगे, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा यहीं से रिलेटेड होगी। ठीक है, आपको इसका नोट्स बनाना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करना है, और आप कीजिए, और आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन आप यहीं से हल कर पाते हैं। ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं मैं, ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ये
मेंस में कैसे आप लिखेंगे 250 वर्ड्स में, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है ना, और आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, जैसे यहाँ पे है ना, कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में कार्य करता है। आपको पता है? ओके। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में चर्चा कीजिए कि यह केंद्र और राज्यों की प्रतिस्पर्धी जरूरतों को कैसे संतुलित करता है 250 वर्ड्स में। ठीक है, पहले आप हिंदी समझ लीजिए, फिर उसके बाद इंग्लिश वर्जन इसका है, उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखने जाएं आप 250 वर्ड्स में, तो उसको 3 में डिवाइड कीजिए। एक आपका इंट्रो हो जाएगा, ठीक है, एक बॉडी पार्ट, और एक हमारा कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जनरली आप कोशिश ये कीजिए कि जो पूछ रहा है पॉलिटी में खासकर, तो उसका जो किस आर्टिकल में मेंशन है वो देखेंगे आप। आर्टिकल में मेंशन तो पार्ट में मेंशन होगा, उसको लिखेंगे। फिर कोई थिंकर इनके बारे में क्या कहा है उसको आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी चीज के बारे में पूछा है, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यदि स्टेचुरी बॉडी है, तो स्टेचुरी बॉडी को उसमें आप मेंशन करने की कोशिश करेंगे। और यही 3-4 लाइन पॉइंट बना के, वर्ड्स बना के, आप सेंटेंस बना के आप उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो आपकी भूमिका हो जाएगी। जैसे फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वर्टिकल और क्षैतिज, ठीक है, राजकोषीय असंतुलन को दूर करना है। ठीक है, जो हमारा राजकोषीय असंतुलन है ना, फिजिकल इम्बैलेंस जो है उसको दूर करना है, जिससे कि स्थिर संघीय ढांचे की नींव सुनिश्चित हो सके। अब हम देखेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर जो संतुलन है केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है, वो कैसे होगा। जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसने एक हमारा क्या क्या विभाजन पुल बनाया है, ठीक है, के और 41% को बरकरार रखा है। ठीक है, ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, कि यह सुनिश्चित करता है कि जहां केंद्र के पास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे रक्षा, बुनियादी ढांचा के लिए पर्याप्त संसाधन रहें, वहीं राज्यों को कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण और पूर्वानुमानित हिस्सा प्राप्त हो। ओके, जो हमारा 41% का जो समायोजन है, तो 15वें आयोग की तरफ से 1% हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, पहले हमारा क्या था कि राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जब आर्टिकल 370 को एवोल्यूशन किया गया, खत्म किया गया, तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया, यूटी बन गया। यूटी हमारा दो में बना, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। ठीक है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा गया, जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूं। मैं क्षैतिज संतुलन यानी कि राज्य के बीच में, राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए 16वें वित्त आयोग ने विशिष्ट वेटेज के साथ हस्तांतरण सूत्र को पुनः परिभाषित किया है। इसमें है इनकम डिस्टेंस यानी कि आय की दूरी। उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को समर्थन देने के लिए इसे अभी भी उच्चतम वेटेज दिया गया है। ओके, ठीक है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 1971 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि को आधार बनाया गया है। ठीक है, जो उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने दशकों से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से संतुलित किया है। यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, तो ये हमारा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये है कि 1971 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि को आधार बनाया गया है। उसमें ये देखा गया है कि कौन राज्य जनसंख्या को कंट्रोल करने में अच्छा है, सक्षम है, उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। ठीक है, वन और पारिस्थितिकी यानी कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि राज्यों को ग्रीन कवर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना, जो राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में उनके योगदान को मान्यता देता है। क्लाइमेट जो नेशनल क्लाइमेट है ना, गोल, उसको कैसे पूरा करना है उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड है अस्थायी निकायों का सुदृढ़ीकरण। आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के पर्याप्त अनुदान की सिफारिश की है। यह शासन के तीसरे स्तर को मजबूत करता है, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। ठीक है, प्रदर्शन आधारित अनुदान, आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रांट्स इन एड मिलेगा आर्टिकल 275 के तहत। ठीक है, ओके, केवल फंड देने के बजाय कार्यात्मकता यानी कि फंक्शनैलिटी पर जोर दिया गया है। अनुदान यानी कि जो ग्रांट है अब ऑडिट किए गए खातों, स्वच्छता यानी कि सॉलिड रेजिडुअल जो मैनेजमेंट है ना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन से जोड़े गए। ठीक है, इसमें निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष यह होगा कि आवश्यकता, आय की दूरी और जनसंख्या को दक्षता, कर प्रयास वानिकी के साथ संतुलित करके 16वें वित्त आयोग हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी शाकाई संघवाद की भावना को सुरक्षित रखता है। उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए, जिसे विभाज्य पूल का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, आय की दूरी और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन पर आयोग का ध्यान उसके $1 ट्रिलियन
अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरीके से हिंदी वर्जन हो जाएगा। इंग्लिश में देखिए, है ना, यही सेम क्वेश्चन है कि द फाइनेंस कमीशन एक्ट एज अ बैलेंसिंग वेल of fiscal federalism in India. In light of the 16th Finance Commission recommendation, discuss how it's balance the competing needs of the center and the states. ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताया हूँ आपको कि सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लिखेंगे इंट्रो। ठीक है, और इंट्रो में क्या करेंगे, इंट्रो इंट्रो में लिखेंगे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ओके। फिर दूसरा लिखेंगे आर्टिकल 280 में है। ठीक है, फिर लिखेंगे पार्ट, ये हमारा 12 में है। ओके, इसके बाद इसमें और एक पॉइंट लिखेंगे क्वासी क्वासी जुडिशियल जुडिशियल। ठीक है, ये भी लिखेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे आप कि इसमें जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस है उसको कैसे ये एड्रेस करता है करके आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद इसके बाद आप बताएंगे कि वर्टिकल बैलेंस क्या है ना। तो 16 फाइनेंस कमीशन हैज मेंटेन द वर्टिकल डेवोल्यूशन एट 41%। ठीक है, ऑफ द डिविजिबल पूल। ओके, यानी कि जो बांटा गया है उसमें 41% को रखा गया है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दिस इंश्योर दैट while the center retain enough resources for the national priorities and defense और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 59% तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख ले रही है, तो उससे क्या होगा कि डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। स्टेट रिसीव अ सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टेबल शेयर टू फंड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। साथ ही साथ हमारा 59% तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख ली है डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साथ ही साथ क्या है कि जो 41% स्टेटों को दिया गया है उससे क्या होगा कि उनका जो सोशल डेवलपमेंट है, वेलफेयर बिंग का जो कंसेप्ट है वो हमारा वो भी पूरा होगा। तो दोनों को रखा गया है। 1% एडजस्टमेंट की बात होती है। देखिए, जैसे कि हमारा क्या है कि वाई बी रेड्डी साहब बोले थे कि जो हमारा टैक्स डेवल्यूएशन है वो हमारा 32 से हटा के 42 कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर हमारा यूटी बना, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ कि हम 1% वहां रख लिए, यानी कि 42 में से एक वहां चला गया, यानी कि 41% ही अब बस शेयरों में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और 1% एडजस्टमेंट के लिए रख लिया गया। ठीक है, ओके। और उसको कौन रखा था? जो 15 फाइनेंस कमीशन किया था। ओके, हॉरिजॉन्टल बैलेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल बैलेंस का मतलब है कि स्टेट टू स्टेट, यानी कि किस स्टेट को कितना पैसा जाएगा 41 रुपए में से ही, है ना, उसको ये बताया गया है। उसके लिए 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, एक फार्मूला दिया है। उस फार्मूले के बारे में हम देखेंगे। तो 16 फाइनेंस कमीशन जो फार्मूला दिया था वो क्या दिया था? एक तो हमारा इनकम डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा बताइए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तीसरा बताइए एरिया। चौथा डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक। परफॉर्मेंस, यानी 1971 से लेके 2000 परफॉर्मेंस, है ना, 2011 तक लेके कौन कौन पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भूमिका निभाए हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर हमारा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी हो गया। अब फिर एक पॉइंट लिखेंगे आप कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, किसको? टू जीडीपी। ठीक है, ये सब पॉइंट आप इसमें जो फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला है ये 6, इसको आप लिखेंगे और उसको एक एक करके आप समझा देंगे, जो कि हम पहले भी आपको हिंदी वर्जन में भी समझाए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग लोकल बॉडीज, आपको पता है कि जो हमारे आर्टिकल आर्टिकल 280 तो रहेगा ही है, बिल्कुल रहेगा। उसमें हम देखेंगे कि 3 क्लॉज में, है ना, जो हमारा डबल बी और सी है, यानी डबल बी में हमारा पंचायत और सी में हमारा म्यूनिसिपालिटीज, इस आर्टिकल में मेंशन है, उसको भी आप करके यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है? बाय बैलेंसिंग नीड, ठीक है, विद इफिशिएंसी, यानी कि देखिए जो जरूरत पड़ रही है, जैसे मान लीजिए कि इनकम डिस्टेंस है, यानी कि कोई किसी एक राज्य के एक लोग की एनुअल इनकम एक आदमी की 10,000 है और दूसरे राज्य की 1 लाख रुपए है, तो उनका जो उसको पूरा करने की इनकम इनइक्वालिटी को, इनकम इन डिस्टेंस को कम करने के लिए हमें जरूरत चाहिए, पैसा हमें चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको पैसा हमें देना पड़ेगा विद इफिशियंसी। किस तरीके से भैया? पैसा कैसे हम देंगे? जब तक हम टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना, एफर्ट नहीं लगाएंगे,
फॉरेस्ट्री का पे फोकस नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं दे पाएंगे। द 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी देखिए कि 15वां फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये एन के सिंह साहब, उन्होंने 41% रखा। अभी अरविंद पनगाड़िया साहब ने भी हमारा टैक्स डेवल्यूशन वर्टिकल हमारा 41% रखे हैं। तो वो हमारा स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडिकेट करता है, मेंटेन रखता है वो। फॉर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश विच रिसीव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द इंडिविजुअल पूल, हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश है कि लार्जेस्ट हमारा शेयर जो डिविजिबल जो पूल बना है, जो हमारा बटा है पैसा, उसमें सबसे अधिक शेयर किसका, उत्तर प्रदेश का। द कमीशन फोकस ऑन द इनकम डिस्टेंस, है ना, एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रिमेन वाइटल फॉर इस ट्रांजिशन इनटू द इनटू $1 ट्रिलियन स्टेट इकोनॉमी। यानी कि $1 ट्रिलियन स्टेट इकोनॉमी को बनाने के लिए हम किस तरीके से इनकम डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को हम कंसीडर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। तो ये आपका 250 वर्ड्स में फाइनेंस कमीशन पे जो कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ जो आपका प्री ओरिएंटेड जो आपको क्लासेस में इसमें बताया हूँ मैं, जो फाइनेंस कमीशंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल हो गए आपके, जो फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन है उनका क्या रिकमेंडेशन था, कौन पहले थे, कौन उसके चेयरमैन थे, है ना, इसको मैं भी समझाया हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, है ना, और जो PYQ है उसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हमारे पॉलिटी के बेसिस पे होता है उसको आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।